आज यहाँ पर 14 तारीख है, 14 अप्रैल है, आज अम्बेडकर जयंती है। यहाँ पर संसद मार्ग पर बहुत हज़ारों की संख्या में लोग हर साल आते हैं, क्योंकि आज का दिन केवल हमारे लिए अम्बेडकर जी की जयंती की वर्षगांठ के तौर पर ही यादगार नहीं है। आज का दिन हमारे लिए एंटी कास्ट डे, एक जाति विरोधी दिवस भी है, जिस दिन हम हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग जिन्होंने संघर्ष किया है आज तक इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए और एक समानता और बराबरी पर आधारित समाज बनाने के लिए, उन सबके संघर्षों को याद करते हुए आज का जो हमारा समाज है उसका आकलन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और आगे कितना संघर्ष बचता है उसकी एक समझ स्थापित करने के लिए हमारे लिए आज का दिन बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ पर कहने को तो नेता और सरकारें कहते हैं कि ये अमृत काल में हम जी रहे हैं, अमृत वर्ष है आज़ादी का, 75 साल हो गए हैं तथाकथित आज़ादी के, लेकिन ये वही देश है कि उसी समय जब आज़ादी के गुणगान किए जाते हैं तो एक सरकार स्कूल के प्रांगण में एक छोटे से बच्चे की, इंदर मेघवाल की, आज भी पीट कर मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो उच्च जाति के टीचर के घड़े से पानी पी लेता है। फिर आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दर्शन सोलंकी और कई छात्र जो अखबार तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, पिछड़ी जाति से आने के कारण ज़्यादातर तो शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जो पहुंच पा रहे हैं उसके बाद वो मार्जिनलाइज हो जा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत ये है कि एक बड़ा हिस्सा पिछड़ी जाति से, पिछड़े समुदाय से आने वाले छात्रों का 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, और जो बहुत छोटा हिस्सा 12वीं कर पाता है वो उसकी 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है, क्योंकि उसको हायर एजुकेशन में जगह नहीं मिलती है। उसको बेकार सड़े हुए दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों में ये शिक्षा व्यवस्था ढकेल देती है। और उसके बाद हम रोजगार के सवाल की बात करें तो ऐसे देश में रह रहे हैं ज़्यादातर पिछड़ी जाति से आने वाले लोग। आज भी आप देखेंगे, सफाई का काम उठाकर देख लीजिए, ये देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी आज भी 200-200 रुपए में मैला साफ करने के लिए, सीवर साफ करने के लिए एक आदमी अपनी जान दांव पे लगाकर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के सीवर के अंदर घुसता है और जहरीली गैस से उसकी मौत हो जाती है। इस सरकार को पता है, इस व्यवस्था को पता है, उसके एम्प्लॉयर को पता है, उसको खुद भी पता है कि उसकी जान दांव पर लगी है, लेकिन जनजीविका का सवाल इतना बड़ा है और त्रासदी ऐसी है हमारे समाज में कि मशीन से काम कराना महंगा पड़ता है हमारे देश की सरकारों को और नेताओं को, और एक आदमी की जान जो पिछड़ी जाति से आ रहा है, पुश्तैनी गरीबी झेल रहा है, उसकी जान इतनी सस्ती लगती है कि 200 रुपए के लिए उसको गटर के अंदर आज भी ढकेल दिया जाता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके देख लीजिए, ज़्यादातर लोग सफाई का काम जो कर रहे हैं पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, और वो इस कारण से उस काम में संलग्न है क्योंकि उनके ज़्यादातर लोगों को शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। तो हमारी डिमांड है कि अगर हम सही में वाकई में अमृत वर्ष की बात कर रहे हैं तो जितने भी पिछड़ी जाति से लोग आते हैं, छात्र आते हैं, सभी को मुफ्त शिक्षा, स्कॉलरशिप और शिक्षा से बराबर एक्सेस सुनिश्चित किया जाए। 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में और उसके बाद केजी से लेकर पीजी तक सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार मिल पाए। समान शिक्षा, सरकारी वित्त पोषित प्रणाली से शिक्षा मिल सके, फॉर्मल मोड एजुकेशन मिल सके, सबको न्यूनतम मजदूरी मिले, वर्क प्लेस पे राइट्स मिले, कोई भी वर्कर, कोई भी सफाई कर्मचारी, कोई भी पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति जातिवाद का शिकार ना हो। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अपने समाज में एक साथ मिलकर क्रांतिकारी युवा संगठन जैसे संगठनों का हिस्सा बनकर, जो किसी चुनावी फायदे के लिए नहीं या किसी चुनावी कुकुर मुत्तों की तरह नहीं, बल्कि वाकई में जो वास्तव में जिस राजनीति की समाज को ज़रूरत है, वो राजनीति ये है कि हम ढांचागत बदलाव की बात करें। हम एक साथ मिलकर अपने संघर्षों के, अपने आंदोलनों के बल पर इस समाज में जो सबसे मेहनतकश आबादी है, जो 12-12 घंटे काम करती है, खटती है, फिर भी उसको शिक्षा नहीं मिलती, फिर भी उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, फिर भी वो जातिवाद का शिकार होते हैं, फिर भी वो ब्राह्मणवाद का शिकार होते हैं, फिर भी उनकी लिंचिंग हो जाती है, फिर भी उनके साथ अगर किसी खेत पे काम करने जाती है कोई दलित महिला तो उसका बलात्कार हो जाता है, और न्याय मिलने की बजाय न्याय प्रणाली शुरू होने के पहले, FIR दर्ज होने के पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस तरीके की व्यवस्था खत्म हो सके उसके लिए हमें एक साथ आकर मिलकर तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक हम बाबा साहेब के सपनों का, फूले के सपनों का, भगत सिंह के सपनों का, सावित्री के सपनों का भारत नहीं बना लेते। और उसके लिए हमें मिलकर कदम कदम पर, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पूंजीपति हो इस देश के, वो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग कदम पर जो हमारे सामने गैर बराबरी की बेड़ियां मौजूद हैं, शोषण की बेड़ियां मौजूद हैं, जातिवाद की बेड़ियां मौजूद हैं, उनके साथ पूंजीवाद की बेड़ियां मौजूद हैं, उनके खिलाफ हमें मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। वरना हम देखते रहेंगे कि हमारे समाज के जो संसाधन है, जो मेहनतकश आबादी मेहनत करके बनाती है, वो संसाधन 1% से भी कम आबादी
अपना कब्जा जमाए बैठी रहेगी और बाकी सब जनता जो मेहनत करके उसको पैदा करती है, बनाती है, वो उसी से वंचित रह जाएगी और इस समाज में ये गैर बराबरी की सीढ़ी बनी रहेगी। तो इसे मिलकर एक साथ हम इस जातिवाद की जंजीर को, इस गरीबी की जंजीर को, इस गैर बराबरी और शोषण की जंजीर को हम एक साथ मिलकर अपने आंदोलनों के बल पर ही तोड़ पाएंगे और तभी हम उम्मीद कर पाएंगे कि हम बाबा साहेब के सपनों का, फूले के सपनों का, भगत सिंह के सपनों का, सावित्रीबाई फूले के सपनों का, अय्यनकली के सपनों का, नांगेली के सपनों का, इन सभी हमारे नेताओं, सच्चे नेताओं के सपनों का भारत और अपने लिए एक बेहतर समाज बना पाएंगे।